ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव ये कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का गवर्नर। यहाँ बंगाल के गवर्नर से तात्पर्य है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी से मतलब है। ठीक, तो यहां से हम सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार कार्यकाल था। एक बार 1757 से 60 था और दूसरा 1765 से 67। तो ये जो 57 का इसका काल था, प्लासी का युद्ध इसी काल में हुआ था और इसलिए इसका काल ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। क्या? बंगाल में द्वैध शासन। ठीक, किसकी स्थापना की थी? द्वैध शासन की स्थापना की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के भी अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। मतलब विवाद समझ में आ रही है? जिसके तहत क्या, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिली थी? अंग्रेजों को मिली थी ना, कंपनी को मिल गई थी, तो उसने केवल दीवानी लिया था, प्रशासन नहीं लिया था। तो एक प्रकार से वहां की जनता पर दोहरा शासन हुआ ना, तो इसी को द्वैध शासन कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या था? इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले, क्या था? राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले ये किसके पास थे? ये थे कंपनी के पास। ठीक है, ये सब क्या थे? किसके पास? कंपनी के पास। अब सोचिए, एक ही स्थान एक ही है और प्रशासन 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। एक तो कंपनी कर रही है कि राजस्व वसूली, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले, ये सब कंपनी कर रही है, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी, अभी वहां का जो शासन चलेगा, शासन कौन चला रहा है? नवाब। जो वहां का शासन है वो नवाब चला रहा है। ठीक, तो यही है क्या? द्वैध शासन। ठीक है, फिर इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। देखिए, इसी के, हालांकि इसके काल में बक्सर पे तो नहीं हुआ था, लेकिन जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। तो इसी के बाद ही किसमें? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। किसको? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। इसमें क्या हुआ? हाँ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किसके संरक्षण में आ गए? कंपनी के संरक्षण में आ गए। मुगल बादशाह कंपनी के संरक्षण ले लिया, कंपनी के संरक्षण में आ गए। ठीक है, तो किसने लिया? ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ। ठीक है, इसी संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया।
किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जहां पर देश की राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने लगी। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। क्या पड़ी? भारत में ब्रिटिश शासन की नींव। ठीक, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। किसके लिए? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। किसके लिए? बंगाल के लिए 2 उप दीवान। उप दीवान, दीवान तो स्वयं, ठीक। तो 2 उप दीवान कौन थे? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। किसके लिए? मतलब अब स्वयं भी न वसूल करके इन उप दीवान जो भारतीय थे इन्हीं के द्वारा वसूला जाता था। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ठीक, बिहार के लिए राजा सिताब राय, ठीक, इनको नियुक्त किया था। फिर अन्य गवर्नर वेरेलस्ट 1767 से 69 थे, कार्टियर 1769 से 72 थे, वारेन हेस्टिंग 72 से 74 थे। ठीक, तो कौन कौन अन्य गवर्नर कौन थे? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये अभी गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर थे। ध्यान दीजिएगा, अभी शब्दावली बदलेगी। अभी ये लोग गवर्नर कहे जा रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं। वो तो हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कभी कभी। अभी हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, तो अभी हम बंगाल के गवर्नर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बंगाल के गवर्नरों में जो हम पढ़ रहे हैं, तो अन्य गवर्नर और कौन थे? वरेलस्ट कौन थे? ये वरेलस्ट थे। ये 1767 से 69 ईस्वी तक थे। 1767 से 69। ठीक, फिर इसके बाद थे कार्टियर 1769 से 72। कार्टियर क्या? 1769 से 72। ठीक, कार्टियर 1769 से 72 और वारेन हेस्टिंग 72 से 74। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? 17 से 72 से 74। इसी बीच 1773 में क्या पास होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हो जाता है तब क्या होता है? कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी को महत्व मतलब अध्यक्षता दी जाती है। मतलब वो दोनों प्रेसिडेंसियां इसके अधीन हो जाती है। ठीक है, तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तब शब्दावली क्या बन जाती है? गवर्नर जनरल। अभी जो शब्दावली थी गवर्नर की, इसके बाद शब्दावली बन जाती है गवर्नर जनरल। ठीक, तो इसके बाद है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब ये बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया?
अभी ये जो बंगाल का गवर्नर होता था, अब इसका पद नाम हो गया गवर्नर जनरल, और ये कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, ठीक, बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल। इसका कार्यकाल कितना हुआ था, अंग्रेजी क्षेत्र का जो गवर्नर जनरल था, कार्यकाल क्या था, गवर्नर जनरल सामान्यतः 5 वर्षों निर्धारित किया गया था। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन थे। ठीक है, इसके अधीन कौन थे, मद्रास के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर एवं बंबई के गवर्नर, बंबई के गवर्नर, ये इसके अधीन हुआ करते थे। इसी के अंतर्गत इसी एक्ट में ये निर्धारित कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, क्योंकि ये पहले से ही थे, इसी के नाते ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो गए। कौन, वारेन हेस्टिंग। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहां गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग होगा, प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, वारेन हेस्टिंग। ठीक, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ये कब तक थे, अब यहां 1774 से कब तक थे, 1784, 1774 से 1785 तक थे। ठीक, 84 नहीं, 1785 तक थे। ये कौन थे, वारेन हेस्टिंग। और गवर्नर के रूप में भी ये थे 72 से, गवर्नर के रूप में 72 से 74 थे। ठीक है, यही वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो ये है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के अधीन, कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे। अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल तक बने। ठीक, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग कब, 1750 में एक क्लर्क के रूप में आए थे। क्लर्क के रूप मतलब बहुत साधारण सा पद था इनका, और बाद में देखिए गवर्नर और गवर्नर जनरल तक बने। ठीक, ये थे वारेन हेस्टिंग। इसके बाद वारेन हेस्टिंग का जो 1774 से 85 का कार्य था, वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785, ये क्या था, गवर्नर जनरल का कार्यकाल। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां लाया, कलकत्ता। ठीक है, एक काम इसने किया, राजकीय कोषागार मतलब ट्रेजरी, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा दिया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया, मतलब कोलकाता लाया। ठीक है, और 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी
वह दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1772 में। फौजदारी अदालतें सदर नियामक अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नजीम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा होता था, दरोगा शब्द होता था, अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय में कार्य की देखभाल करता था। वास्तव में जो कलेक्टर का जो प्राथमिक सृजन है, कलेक्टर जैसा एक पद वारेन हेस्टिंग ने ही सृजित किया था। कहीं कहीं ये पढ़ा जाता है कि कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? वारेन हेस्टिंग। हालांकि जो सही है वो कलेक्टर जैसे पद का सृजन किया था वारेन हेस्टिंग ने। लेकिन अगर आपके सामने ये प्रश्न आए कि कलेक्टर का पद सृजन कौन किया, तो कॉर्नवालिस ही सही है। ठीक, लेकिन कलेक्टर जैसे पद का सृजन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय, रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले के दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। ठीक, दीवानी अदालतों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ये बात महत्वपूर्ण है। कहां पर? दीवानी अदालतों में। दीवानी अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू, हिंदुओं के लिए हिंदू भी, हिंदू कानून। ठीक है, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम भी। ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा, है ना। अब जैसे सपोज करिए कि जो मुसलमानों में किसी से भी विवाह हो सकता है ना। जैसे पड़ोस में, आस में, घर पे भी, हालांकि केवल मतलब कि जो सगी बहन होगा उससे नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए धर्म के आधार पर यह नियम पालन होना चाहिए था और इसने किया। ठीक है, और ठीक, और 1772 में क्या हुआ? 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये व्यवस्था हुई क्या कि कोर्ट ऑफ हेस्टिंग 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? द्वैध प्रणाली को समाप्त किया तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। मतलब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जब समाप्त किया तो हेस्टिंग्स को ऐसा मतलब आदेश दिया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासन व्यवस्था संभालें। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। ये 2 उप दीवान थे, मोहम्मद रजा खां कहाँ के थे? बंगाल के। और ये राजा सिताब राय
राजा सिताब राय, ये कहाँ के थे? बिहार के। बिहार मतलब आधुनिक बिहार एवं झारखंड दोनों, ठीक। तो इन दोनों उप दीवानों को हटा दिया, उप दीवानों को हटा दिया। अब शासन अपने पास आ गया ना, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दिया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है, ठीक। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने क्या लागू किया? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा ये भू राजस्व की एक नई पद्धति थी, ठीक। इजारेदारी प्रथा भू राजस्व की एक नई पद्धति थी, ठीक। इस नई पद्धति को लागू किया, किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा को लागू किया और ये भू राजस्व की एक पद्धति थी। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक भू राजस्व वसूल करना। इसकी इजारेदारी का उद्देश्य क्या था? अधिक भू राजस्व वसूल करना, ठीक है। अधिक भू राजस्व वसूल करना, अधिक भू राजस्व वसूल करना, और इसने वसूल भी किया अधिक भू राजस्व, ठीक। अधिक भू राजस्व वसूल करना ये इजारेदारी का उद्देश्य था, ठीक। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या थी? इसमें एक पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। विशेषताएं क्या थी? पहला क्या था? पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था। पहला क्या था? पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत क्या था? उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। यही दूसरी व्यवस्था है, जो उच्चतम बोली लगाएगा, अभी चाहे जैसे जाएगा वो लाएगा, उच्चतम बोली लगाने वाले को वसूलने का अधिकार, लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था। वसूलने का अधिकार दिया जाता था, यह था इजारेदारी, ठीक है, ठीक। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर, किसकी? नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया था। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलाज नाम से किया हुआ। कब? 1776 में इसका मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। कब हुआ? 1776 में। नाम क्या रखा गया? ए कोड ऑफ जेंटुलाज, ठीक। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया। विलियम
विल्किंस। विल्किंस ने क्या किया था? विलियम विल्किंस ने 1785 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है, गीता का। किसने किया? विलियम विल्किंस ने। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? ये कालिदास की है ना, कालिदास नाटक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये भी इन्हीं के काल का है, वारेन हेस्टिंग के काल का ही, ठीक है। और हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। 1781 में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। किसके लिए? शिक्षा के विकास के लिए। इसी समय 1782 में क्या जोनानाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? किसने? जोनाथन। क्या? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने क्या किया था? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ किया था? बनारस में। और कब किए थे? 1700 कब किए थे? हाँ, 1782 में। 1782 में 81 के मदरसा के बाद, ठीक, 81 में मदरसा का हुआ था कोलकाता में। तो ये संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में किया जाता है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किसने? विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। इसी तरह 1804 में एशियाटिक सोसाइटी, बंबई में एक एशियाटिक सोसाइटी, और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी, ठीक। तो ये बाद की घटनाएं हैं। जैसे एक 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी, कहाँ? बंबई में एशियाटिक सोसाइटी। (1804) में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी, ये 1804 में हुआ था। और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी, 23 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना हुई थी, ठीक, की स्थापना हुई, ठीक है। ये तो हो गया एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, ठीक। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। इसी वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था?
वार्षिक पेंशन जो इनको मिलता था इतना ज्यादा, इसी ने बंद करवा दिया था, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, क्या किया था, मुगल सम्राट को मिलने वाला बंद करवा दिया था क्या, 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन ये बंद करवा दिया था इसी ने। ठीक, इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था। भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका क्या नाम था, द बंगाल गजट नाम था, द बंगाल गजट, या इसी को हिक्की गजट कहते थे। ये किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में ही पहला समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था। किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसी ने ही किया था। ठीक है, इसी के समय में ही, ठीक, इसी के समय में ही कब किया था पहला समाचार पत्र, 1780 में। 1780 में पहले समाचार पत्र का प्रकाशन। ठीक, द बंगाल गजट या हिकी गजट, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में पहले समाचार पत्र का प्रकाशन इसी के काल में हुआ था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774, किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो 1773 में आया था, लेकिन इसी एक्ट के तहत 1774 में क्या हुआ था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता से बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इप्पे था। हाँ, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हाँ, एलिजा इप्पे। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इप्पे थे। ठीक है, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। इसके बाद है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था, 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 1782। एक तो ये हुआ, और दूसरा कौन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका काल क्या था, 1780 से 1784। ठीक है, 1780 से 1784 ये दोनों युद्ध हुए थे इसी वारेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, कब, हाँ, ये दोनों युद्ध हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। हेस्टिंग के समय में लड़े गए थे।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इसी के समय में लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या हुआ था? सालबाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए थे। तो ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके लिए कौन सा था? सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि, सालबाई की संधि ये कब हुआ था? 1782 में। ठीक, सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। और ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये मंगलौर की संधि 1784 क्या था? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, 1784 में। तो ये दोनों युद्ध समाप्त हुए थे, दोनों युद्ध समाप्त हुए थे। जाहिर सी बात है, संधि भी इसी के समय में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसके लिए संधि थी सालबाई की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके लिए मंगलौर की संधि। ये 1784 में और 1782 में दोनों युद्ध समाप्त हुए थे इसी के काल में। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। कौन? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये काल किसका था उस समय? वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग का ही काल था जब ये पिट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब ये राजस्व से संबंधित बोर्ड था। तो इसी के काल में स्थापना हुई थी। किसके? वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 में। किसकी? 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये इसी का काल था। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रयान की नियुक्ति थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राज बल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया था। ये इस्तीफा दे करके 1785 में इंग्लैंड गया था। इस्तीफा क्यों दिया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में। तो जब वहां गया था तो बर्क ने उसके ऊपर महाभियोग चलाया था। बर्क ने क्या किया था? महाभियोग चलाया था। ऐसा बंदा था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। बर्क इसके लिए अच्छे शब्द प्रयोग नहीं करता था। ठीक है, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। कब? 1795 में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया किसको? वारेन हेस्टिंग को मुक्त कर दिया गया, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, फिर ये मतलब ये ऐसा बंदा था कि इन्हीं के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का गठन किया गया। एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानून गो के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित है। क्या? सुरक्षा प्रकोष्ठ,
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग की। मतलब इसका मतलब ये तो होता था कि अपने पड़ोसी की सुरक्षा करो। अगर हमारे तरफ चारों ओर सुरक्षित पड़ोस रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो वही था सुरक्षा प्रकोष्ठ। और सहायक संधि थोड़ा सा अलग थी कि अपने बगल जो होगा उसकी पड़ोसी की सहायता करो और उसको अपनी सेना दो, और उसका खर्चा कौन देगा? वो देगा। और सेना किसकी रहेगी? अंग्रेज की रहेगी। ठीक, तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? वारेन हेस्टिंग से। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन, एक छोटा कार्यकाल आता है इसका, सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन, इनका काल था 1785 से 86। 1785 से 86। ये क्या थे? ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। अस्थायी गवर्नर जनरल। ठीक, इसके बाद काल आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये बहुत ही चर्चित थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल आता है 1786 से 1793 और 1805 में भी आते हैं। ठीक है, इनका काल होता है 1786 से 1793। और एक बार और आते हैं थोड़े समय के लिए। कब आते हैं? ये 1805 ईस्वी में। ठीक है, 1805 ईस्वी में ये था इनका काल।